क्या दिया था? डीपीपी नंबर 20 और 21। ठीक है, कर ली सब लोगों ने? चलो, तो डीपीपी नंबर 20 आंसर है इनके सबके? या ऐसा करते, रुको, पहले क्लास नोट्स निकालो। पहले क्लास नोट्स करते हैं। डीपीपी 2021 होमवर्क में ही चाहिए इतनी, ठीक है ना? मैं सोच रहा हूँ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल करा लें सारे, ताकि होमवर्क फिर शीट का बन जाएगा थोड़ा सा। नहीं तो फिर शीट का होमवर्क नहीं बन पाएगा इतना, है ना? तो अपन थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ताकि फिर शीट का होमवर्क बन जाएगा थोड़ा सा। तो आज अपन डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के सवाल कर लेते हैं, है ना? उससे क्या है कि शीट का होमवर्क बन जाएगा थोड़ा सा। नहीं तो फिर प्रॉपर्टी के सवाल अधूरे रहेंगे, तो शीट का होमवर्क नहीं बन पाएगा। चलिए, तो कुछ आसान से सवाल तो हमने कर लिए थे। मुझे अब आगे कुछ पढ़ाना था। चलिए, अ, सवाल लिखो बेटा, एक प्रूव दैट, एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, प्रूव दैट में लिखो, प्रूव दैट। ये कुछ मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ। 1 1 1 ABC A² B² C²। इसका एक्सटेंशन होता है A-B B-C C-A। A-C B-C और C-। दूसरा डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, 1 1 1 A² B² C² और A³ B³ C³। इसका एक्सटेंशन होता है A-B B-C C-A और AB प्लस BC प्लस CA। 1 1 1 ABC A³ B³ C³। इसका एक्सटेंशन होता है A-B B-C C-A, A-B B-C C-A into A plus B plus C, A B C B C A और C A B, A B C B C A और C A B। इसका एक्सटेंशन होता है माइनस के A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। आप चाहे तो इसको उस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, A³ B³ C³ माइनस 3ABC। अभी और लिखूंगा बेटा एक बार, और इसके साथ में ये लिख भी लो, इफ पॉसिबल देन रिमेम्बर। अगर पॉसिबल हो सके तो इनको याद रखना बेटा। ये सब स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है ना? ये सारे के सारे क्या है? स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है। अगर आप याद रखोगे तो कई सारे सवालों में ये बनेंगे और हम इनका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? सारे डिफरेंट है, इसमें A-B - इन तीनों में A-B B - C तो आता है। इसमें साथ में ये आता है A² B³ दोनों हो तो AB BC CA आ जाता है, और A और A³ हो तो A प्लस B प्लस C आता है। ABC BC CB ये स्टैंडर्ड फैक्टर है, तुम्हें याद हो तो ये अपन ने F1 वगैरह में पढ़ भी लिखा है ना?
तो इसको भी अपने को याद रखना है। और एक फिफ्थ नंबर पे है, ये फर्स्ट वाला लिख लिया, फर्स्ट और सेकंड लिख लिया, एक और इसमें लिखेंगे। ABC BCA CAB, और फिफ्थ वाले में लिखो बेटा, एक को लिख लीजिए, A+X B C, A B+X C, A B और C+X। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है x² इंटू x प्लस A प्लस B प्लस। ये पांचों के पांचों एक्सटेंशन हमें याद रखते हैं। अब मैं इनके थोड़े से प्रूफ की भी बात करूंगा, तो आप इनको लिख के डन बोलो, फिर मैं रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन याद करवा रहा हूँ, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन याद करवा रहा हूँ, और वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन आपको क्या याद रखना है वो ध्यान दीजिए। एक आप अपने दिमाग पे अच्छे से बिठा लीजिए कि जब भी आप तीन जगह वन देखेंगे तो दो जगह जीरो बनाएंगे। क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप तीन जगह वन देखेंगे तो दो जगह क्या बनाएंगे, जीरो। हाँ, जब भी आप तीन जगह वन देखेंगे तो दो जगह क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। अगर आपको कहीं भी तीन जगह वन नजर आता है किसी भी रो या कॉलम में, तो आपका पहला अटेम्प्ट ये होगा कि आपको दो जगह क्या बनाना है, जीरो बनाना है। जैसे अगर मैं पहले वाले को प्रूफ करूं, तो उसमें तीन जगह वन है, और अगर तीन जगह वन है तो फिर फिक्स है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दो जगह जीरो बनाना है। अब दो जगह जीरो कैसे बनाएंगे, कि मान लीजिए मैं इन दोनों जगह जीरो बनाना चाहता हूँ, तो C2 में भी C2 माइनस C1 कर दूं, और C3 में भी C3 माइनस C1 कर दूं। मतलब C2 C3 दोनों में मैंने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, C1 को। तो देखो, अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ C2, C1 का तो कुछ करना ही नहीं है, अभी C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जीरो B माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, जीरो C माइनस है सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है सबको, यस और नो बोलना है एक बार। मैंने क्या किया, C2 C3 दोनों में ऑपरेशन लगाया है ना, और C2 C3 में दोनों में ऑपरेशन लगाया, तो C2 C3 में से किसको हटा दिया, C1 को, है ना। ध्यान दो, इस तरह का ऑपरेशन कभी भी मत लगाना, इससे गलती हुई। जैसे C1 में लगा दिया C1 माइनस C2, C2 में लगा दिया C2 माइनस C3, ऐसे नहीं लगाने। ऐसे क्यों नहीं लगाने, आप समझो। अगर आप एक साथ दो ऑपरेशन लगाना चाहते हो, तो अगर आप C2 C3 दोनों में ऑपरेशन लगाना चाहते हो, तो फिर काम में लेने के लिए सिर्फ क्या बचा आपके पास, C1। तो इसलिए मैंने C1 को दोनों में से हटाया है ना, काम में लेने। क्योंकि अगर ये इस तरह से ऑपरेशन लगाओगे ना, तो आप कंफ्यूज होगे और खुद ही गलती कर जाओगे, है ना। तो जैसे मुझे C2 C3 दोनों में लगाना था, तो मैंने C1 का इस्तेमाल किया और C1 को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो, मेरे पास इस कॉलम में से क्या कॉमन आ जाएगा, B माइनस है ना, वन ए स्क्वायर है, इस कॉलम में से B माइनस ए कॉमन ले लिया, तो जीरो वन और B प्लस ए। और इस कॉलम में से क्या कॉमन आ जाएगा, C माइनस है, C माइनस है बचा। ठीक है। अब और मेरी बात को सुनो, जब भी आप जब भी आप एक रो या कॉलम में दो जीरो देख लो, जब भी आप एक रो या कॉलम में दो जीरो देख लो, तो उसके बाद कभी ऑपरेशन नहीं लगाना है ना। जब भी आप एक रो या कॉलम में दो जीरो देख लो, तो फिर कभी भी ऑपरेशन नहीं लगाना है। फिर आपको उस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड ही करना है, फिर आपको उस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड ही करना है, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है बात। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया दो जीरो आ गए, तो दो जीरो आने के बाद कभी भी ऑपरेशन नहीं लगाना है, उस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है जिसमें दो जीरो आ रहा है। तो अगर आप अब इसके रेस्पेक्ट में ओपन करोगे बेटा, है ना, तो ये वन हो गया आपका, इसको छोड़ा, तो अंदर कितना आएगा, C प्लस ए माइनस B प्लस ए।
ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों। अब देखो बाकी टर्म तो जीरो हो ही जाएगी आपकी, इसलिए हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जब भी दो जीरो आ जाएंगे एक रो या कॉलम में तो फिर उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो ताकि आ जाए। तो बस अब आपका काम खत्म हो गया बेटा। बी माइनस है, सी माइनस है, और यहाँ कितना बच गया, सी माइनस बी। आप ऑर्डर में लिखना चाहें तो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी। ये आपका। अब आप सेम टू सेम थर्ड वाले को करिए या सेकंड वाले को, सेकंड या थर्ड में से किसी भी एक को फटाफट करिए, सेकंड या थर्ड में से किसी भी एक को करना है आपको। तो सेम यही ऑपरेशन लगेंगे, फोर्थ फिफ्थ नहीं करना है, फोर्थ फिफ्थ मैं बताऊंगा आपको, सेकंड या थर्ड में से कोई सा भी एक ऐसे कैसे कंप्लीट करके और आंसर दिखाना है। तो इसको लिखो, तो जल्दी से सेकंड और थर्ड में से कोई सा भी कंप्लीट करके मुझे बताओ। इसको लिखना है बेटा, और सेकंड थर्ड में से कोई सा भी एक करके फटाफट डन बोल, इसको लिखना है और सेकंड और थर्ड में से कोई सा भी एक करके फटाफट डन बोलना है। हो गया बेटा, सेकंड थर्ड में से कोई सा भी एक प्रूफ हो गया हो तो डन बोलो। हर्षित का हो गया, और किसी का हुआ, विनम्रता का हो गया, शेम अहमद का हो गया,
मोहम्मद नमन का हो गया, मनीष का हो गया, काफी सारे लोगों का हो गया। आदित्य का हो गया, जयदेव का हो गया, प्रियांशु का हो गया, रोहन का हो गया, अंशिका का हो गया। ठीक है, चलिए। तो सेकंड थर्ड का अपना हो गया। अब मैं आता हूँ फोर्थ वाले पे। अब देखो ध्यान से मेरी बात। जैसे मैंने तुम्हें ये ऑपरेशन याद करा दिया कि जब भी 3 1 देखो तो दो जगह जीरो बनाने हैं। 3 1 देखो तो दो जगह जीरो बनाने। अब मैं तुम्हें एक और चीज याद दिलाता हूँ। कई बार हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, है ना, कई बार हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या मैं ऑपरेशन बोल रहा हूँ बेटा? R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या इसका मतलब है? जैसे ये वाला जो मेरा डिटर्मिनेंट है A B C, B C A, C A B, तो एक ऑपरेशन में लगाया R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 में आपको R2 और R3 को जोड़ देना है। ये इसका सी में भी लगा सकते थे, सी में C1 प्लस C2 प्लस C3, या आर में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब भी ये ऑपरेशन लगेगा आर में R1 प्लस R2 प्लस R3, या सी में C1 प्लस C2 प्लस C3, अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि जब भी ये ऑपरेशन लगेगा तो कुछ कॉमन आएगा। क्या आएगा? कुछ कॉमन आएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा इसका मतलब ये ऑपरेशन नहीं लगेगा। कुछ कॉमन नहीं आया इसका मतलब ये ऑपरेशन नहीं लगेगा। तो ये ऑपरेशन, ये कुछ फेमस ऑपरेशन है जो मैं तुम्हें याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्या है, सवाल में अगर तुम्हें ये दिख गया कि हाँ ये ऑपरेशन लगेगा तो तुम्हारा समझना सवाल पूरा सोल्व हो गया। तो आप दिमाग में इसको फिक्स कर लें कि जब भी ऑपरेशन लगेगा R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कुछ कॉमन आएगा। और कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा, पक्का है कुछ कॉमन आएगा। और कुछ कॉमन आएगा तो 3 जगह 1 बनेंगे, और 3 जगह 1 बनेंगे तो 2 जगह 0 बनेगा, 2 जगह 0 बनेगा तो एक्सपेंड होगा और आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या याद करा दिया तुम्हें कि जब भी ऑपरेशन लगेगा R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? कुछ कॉमन आएगा, 3 जगह 1 बनेंगे, 2 जगह 0 बनेंगे, एक्सपेंड होगा और आंसर आ जाएगा। इसका मतलब पूरा सवाल तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ऑपरेशन लगाया R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, देखो A प्लस B प्लस C कॉमन आया, और A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, तो 3 जगह क्या बन गया? 1 बन गया। 3 जगह क्या बन गया? 1 बन गया। अब 3 जगह 1 बन गया तो 2 जगह क्या बनाओगे? 0। कैसे बनाओगे वो तब तुम्हें पता है। C2 में C2 माइनस C1, C3 में C3 माइनस C1। चलो इसको भी पूरा करो जल्दी से। तो A प्लस B प्लस C, जल्दी से पूरा करो इसको। 1 B C, 0 C माइनस B, A माइनस C, और 0 A माइनस B, और B माइनस C। ठीक, एक्सपेंड कर दो इसको फटाफट और चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्सपेंड
हो गया, ही हो गया हो तो डन बोलो जल्दी से। हो गया। अब आप पांचवे को करने की कोशिश करो, पांचवे को करने की कोशिश करो। ये हो गया तो फिफ्थ को करने की कोशिश करो। फिफ्थ को करने की कोशिश करो, है ना। अगर हम फिफ्थ को करेंगे, ध्यान दो, तो ये होगा a प्लस एक्स बी सी, ए बी प्लस एक्स सी, और ए बी और सी प्लस। अब आप इसको समझिए बेटा कि अब यहाँ पे देखो, अगर आप R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाओगे तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। देखो ये 3a प्लस एक्स बनेगा, ये 3b प्लस एक्स बनेगा, ये 3c प्लस एक्स बनेगा, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं लगाना। लेकिन आप देखोगे अगर आप C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाओगे तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स बनेगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स बनेगा, और ये भी a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स बनेगा। इसका मतलब कुछ कॉमन आ जाएगा, और कुछ कॉमन आ जाएगा इसका मतलब बेटा आपने सही ऑपरेशन लगाया है, आपने ऑपरेशन सही लगाया है। समझ में आई ये बात? यस और नो बोलना। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 क्यों लगाया? क्योंकि 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 कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। अगर मैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाता तो इसी से हम पहचान जाते हैं कि यार वो ऑपरेशन नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। और कुछ कॉमन आ गया, अब जैसे ही कुछ कॉमन आ गया तो तुम्हारा मन एकदम प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अच्छा कुछ कॉमन आ गया, अरे वाह, तो अब तीन जगह वन बनेगा, और तीन जगह वन बनेगा तो मैं दो जगह क्या बना लूंगा? जीरो बना लूंगा। लेकिन अब देखो जीरो बनाने के लिए मुझे R1 पहली रो को बाकी दो में से सपरेट कर दो, तो R2 में लगा दो R2 माइनस R1, और R3 में लगा दो R3 माइनस। अब की बार यहाँ जीरो बनाना ना, तो पहली रो को बाकी दो में से सब्ट्रैक्ट करना। बस काम हो गया, कंप्लीट कर लो इसको फटाफट से पूरा। जैसे आप ऑपरेशन लगाओगे देखो क्या हो जाएगा। ये तो 1BC है ही सही, इसको हटा देंगे, 0x0 एंड 0 0 एंड, और जैसे एक्सपेंड करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, जैसे एक्सपेंड करोगे एक्स स्क्वायर, जैसे एक्सपेंड करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक ऑपरेशन मैंने तुम्हें सिखा दिया कि जब भी R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 लगता है तो हमेशा क्या होता है बेटा, कुछ कॉमन आता है, तीन जगह वन बनता है, दो जगह जीरो बनता है, एक्सपेंड करते हैं और आंसर आ जाता है। फेमस ऑपरेशन है, कई बार इस्तेमाल करेंगे। और मैं याद है आपको इतना क्यों रटा रहा हूँ ये चीज? मैं आपको इसलिए रटा रहा हूँ ये चीज कि जैसे मान लीजिए मैंने डिस्कशन किया, आपने कोई सवाल पूछा, तो मैं बोल दूंगा R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर मैंने ये बोल दिया R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब मैंने सवाल सोल्व कर दिया बेटा, मैंने सवाल सोल्व कर दिया। यस और नो? यस और नो? हाँ, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा अब कुछ कॉमन आएगा, तीन जगह वन बनेगा, दो जगह जीरो बनाएंगे, एक्सपेंड करेंगे और आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं एक सवाल देता हूँ आपको, उसको करो, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, 2a 2b, b माइनस सी माइनस a 2b, 2c c माइनस a माइनस b इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू चार ऑप्शन था, a b c ऑफ a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a, 2b b माइनस सी माइनस a 2b, 2c c माइनस a माइनस b इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, 3 a प्लस बी प्लस सी और 3a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और क्यूब। चलो ये चार ऑप्शन है, सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ बेटा, सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ, सोल्व करके आंसर बताओ।
ऑपरेशन तो नजर आ गया होगा आपको सबको, ऑपरेशन तो नजर आ गया होगा। अगर आप देखेंगे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपको A प्लस B प्लस C कॉमन नजर आएगा बिल्कुल। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लग रहा है, और अगर ये ऑपरेशन लग रहा है तो फिक्स है बेटा, आप कुछ नहीं करना। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगेगा, कुछ कॉमन आएगा, 3 जगह 1 बनेंगे, 2 जगह 0 बनेंगे, एक्सपेंड होगा और आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, आप करके देख लीजिए। आंसर भी आ गया कुछ लोगों का, आंसर भी। ठीक है, ये मैंने तुम्हें वो सिखा दिया है, ये बहुत फेमस ऑपरेशन है, हम कई बार इसको काम में लेंगे। ठीक है, अब और समझिए, इससे हो गया ना, ऑपरेशन से तो हो ही गया होगा तुम्हारा, है ना, ऑपरेशन से तो हो ही गया होगा। मेथड फर्स्ट तो वो है ही। R1 में आपको क्या लगा लेना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चलो कुछ और थोड़ा सा मैं सीखता हूँ। अगर मेरे को ऑब्जेक्टिव पेपर करना है, ऑब्जेक्टिव पेपर करना है, ऑब्जेक्टिव में, और मुझे इसका आंसर देना है, तो देखो मैंने पहले भी एक आध जगह कहा कि आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने ABC तीनों जीरो ले लिए, लेकिन आप ABC की कोई सी भी वैल्यू ले लें, लेकिन वैल्यू लेते वक्त पहले ये कंफर्मेशन लें। जैसे मान लीजिए मैं ABC तीनों की वैल्यू जीरो लेता हूँ, समझना मेरी बात को, तो मेरे चारों ऑप्शन जीरो बन जाएंगे बेटा, चारों ऑप्शन क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं ले सकता मैं वैल्यू, जब भी मैं सेलेक्ट करूं तो पहले ही कंफर्म कर लूं क्या इन वैल्यू से मेरे जो ऑप्शन है वो डिफरेंट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये मुझे कंफर्मेशन लेना जरूरी है जब भी मैं इस तरह की कोई वैल्यू लूँ। तो जैसे अब मैं ये नहीं लूंगा क्योंकि इसमें मेरे चारों ऑप्शन क्या बन रहे हैं, डिफरेंट नहीं बन रहे। अब मैं जैसे क्या है, मैं ऐसा ले सकता हूँ A1 B1 और C0। अगर मैं A1 B1 C0 लूंगा तो A ऑप्शन क्या बनेगा मेरा 4, B ऑप्शन मेरा क्या बनेगा 8, C ऑप्शन मेरा क्या बनेगा 24, और डी ऑप्शन मेरा क्या बनेगा 12। इससे मेरे सारे ऑप्शन डिफरेंट बन रहे, इससे मेरे, तो इसका मतलब ये वैल्यू मैं लेके देख सकता हूँ। अब ये वैल्यू में डाल के डिटर्मिनेंट बना लूं, क्या बनेगा, अगर A1 B1 और C0 होगा तो ये 0, A1 और B1 है तो ये 2, ये 2, B1 है तो ये 2, और B और A 0 0 तो 0, और B1 है तो ये 2, और C 0 है बेटा तो 0 0 माइनस। अब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 आएगी, और आप डिसाइड कर लेंगे कि आंसर बी होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में यूज करना है, मेथड मैंने आपको समझा दिया, मेथड बिल्कुल फिक्स है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही ऑपरेशन लगेगा R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ कॉमन आएगा, 3 जगह 1 बनेंगे, 2 जगह 0 बनेंगे, और आंसर एक्सपेंड करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब इसको लिख के डन बोलिए। एक और स्टेप की आगे की हम सीखेंगे अभी। लिख के डन बोलना बेटा, है ना, जैसे ही हो जाए फटाफट। चलो अगला एक और सवाल लिखता हूं मैं, थोड़ा सा इसमें कुछ और नया हम सीखेंगे। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस BC, B स्क्वायर प्लस BC और C स्क्वायर प्लस BC, C स्क्वायर प्लस BC, A स्क्वायर प्लस AC, A स्क्वायर प्लस AC माइनस AC, यहाँ पर माइनस BC होगा, माइनस AC और C स्क्वायर प्लस AC, A स्क्वायर प्लस AB, B स्क्वायर प्लस AB और माइनस के AB इक्वल टू है 8, इक्वल टू कितना है बेटा 8। देन फाइंड वैल्यू ऑफ
देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। एक डिटरमिनेंट दे रखा है माइनस बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी दिस इक्वल्स टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो मैंने ये ऑपरेशन तो तुम्हें याद करा दिया, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 है, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। अब एक और ऑपरेशन में तुम्हें याद कराता हूँ कि कई बार अब जैसे यहाँ आप देखोगे आपको दिख रहा है R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 है, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाओ, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो एक और थॉट अपने दिमाग में रखो, कई बार हम ये ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाते हैं बेटा कि रो से एबीसी लेंगे कॉलम में भेजेंगे और कॉलम से लेंगे तो रो में भेजेंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ कि रो से एबीसी लेंगे तो कॉलम में भेजेंगे और कॉलम से एबीसी लेंगे तो रो में भेजेंगे। अभी मतलब नहीं समझ में आया होगा, अभी मैं समझाता हूँ कि जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसके मैं रो से एबीसी लूंगा तो कॉलम में भेजूंगा और कॉलम से एबीसी लूंगा तो रो में भेजूंगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने पहले कॉलम से ए बाहर ले लिया, पहले कॉलम से ए बाहर लिया, तो पहले कॉलम से ए बाहर लिया तो बीसी अपॉन ए प्लस सी और ए प्लस सी। दूसरे कॉलम से मैंने बी बाहर लिया, तो दूसरे कॉलम से बी बाहर लिया तो बी प्लस सी माइनस ए सी अपॉन बी और बी प्लस सी। और तीसरे कॉलम से मैंने सी बाहर लिया, क्या हो गया ये सी प्लस ए माइनस ए बी। तो जब भी मैं कॉलम से एबीसी बाहर लूंगा तो ये रो में जाएंगे, और अगर रो से लेता तो कॉलम में जाते। मैं रो से भी ले सकता था, तो रो से लूंगा तो कॉलम में जाएगा, कॉलम से लूंगा तो रो में जाऊंगा। अगर रो से लेता तो पहली रो से सी ले लेता बाहर। तो जैसे मैंने पहले कॉलम से ए ले लिया, दूसरे कॉलम से बी ले लिया और तीसरे कॉलम से सी ले लिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने ये कॉलम से लिया है तो अब इस ए को पहले कॉलम में भेजूंगा, दूसरे को दूसरे में और सी को एक कॉलम से लिया है मैंने तो अब रो में भेज रहा हूँ। देखो पहले कॉलम से लेके पहली रो में भेजूंगा, दूसरे कॉलम से जो है जिसको दूसरी रो में भेज रहा हूँ, और तीसरे कॉलम से जो है उसको तीसरी रो में भेज रहा हूँ। तो ये वाला ऑपरेशन होता है कि रो से बुलाओ कॉलम में भेज दो, या कॉलम से बुलाओ और रो में भेज दो। और जब भी ये ऑपरेशन लगेगा, कौन सा ऑपरेशन बेटा, कि रो से आके कॉलम में जाएंगे या कॉलम से आके रो में जाएंगे, तो जब भी ये ऑपरेशन लगेगा तो उसके बाद क्या लगने वाला है, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 में C1 प्लस C2 प्लस। जब भी ये ऑपरेशन लगेगा, कौन सा, रो से आएगा कॉलम में जाएगा या कॉलम से आएगा रो में जाएगा। तो जब भी ये ऑपरेशन लगेगा तो नेक्स्ट ऑपरेशन कंफर्म है, कौन सा लगेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 या C1 माइनस C2, मतलब वही तीनों रो या तो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट। तो उससे क्या होगा, कुछ कॉमन आएगा, 3 जगह 1 बनेगा, 2 जगह 0 बनेगा, एक्सपेंड करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो मान लो अगर कभी मैं बोल दूं रो से आएगा कॉलम में जाएगा, तो तुम समझ जाना कि जैसे रो से आ रहा है कॉलम में जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई, ए को इसमें भेजो तो माइनस बी सी, ए बी प्लस ए सी और ए सी प्लस ए बी। इसको इसमें भेजो तो बी ए प्लस बी सी माइनस ए सी और बी सी प्लस बी ए। और सी को इसमें भेजो बेटा सी ए प्लस सी बी और सी बी प्लस सी ए और माइनस सी बी। अब आप देखो क्या लग रहा है, रो में लग रहा है क्या, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लग रहा है, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लग रहा है, और R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लग रहा है। तो मेरे ख्याल से अब मुझे बताने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ कॉमन आएगा, 3 जगह 1 बनेगा, 2 जगह 0 बनेगा, एक्सपेंड करेंगे और आंसर आ जाएगा। कंप्लीट करके आंसर निकालो जल्दी से। तो ये एक और फेमस ऑपरेशन था जो मैंने तुम्हें समझाया। कंप्लीट करो इसको जल्दी से।
करते हैं, है ना। चलो, और आगे नेक्स्ट लिखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स माइनस वन और टू एक्स माइनस वन, थ्री एक्स और थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी, इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जनरली आपको कहीं ना कहीं कुछ एक कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स के बीच में होता है, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है। एलिमेंट्स के बीच का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हम यहाँ पे देखें तो एक कॉम्बिनेशन तुम्हें नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है क्या? देख सकते हो ऐसा? एक ऑपरेशन में जो देख पा रहा हूं वो है कि अगर R2 में R1 और R3 को ऐड कर दिया जाए, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देखो कहीं ना कहीं देखो तुम, इन दोनों का सम 3x, इन दोनों का सम 3x माइनस थ्री, इन दोनों का सम 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो काफी हद तक ये जो रो बनाई गई है वो इन दोनों के सम से बनाई गई है। तो अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, तो मतलब इन दोनों को तो ऐसा कैसे ही रखा भी आपने एक टाइम के लिए, है ना। और इन दोनों को ऐड करके आपको R2 में सब्ट्रैक्ट करना है, एक ये काम करना है आपको। तो देखो इन दोनों को ऐड करके अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे -4 बचेगा, जीरो बचेगा, जीरो बचेगा। अब इसी वाली रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूंगा क्योंकि दो जीरो मुझे नजर आ रहा है। तो ये कौन सी पोजीशन है बेटा? ये माइनस वाली पोजीशन है ना। तो माइनस ऑफ -4, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो ये x प्लस वन, टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन और x माइनस, बाकी दो टर्म तो जीरो होने वाली है बेटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देख लो क्या बच रही टर्म सिंप्लीफाई होके। ये बचेगा 24x माइनस 12 इक्वल टू ए एक्स प्लस। तो हम बता सकते हैं a बराबर 24 और b बराबर -2। ये आपका हो बेटा। ये
अब देखिए, हालांकि इस तरह का सवाल जो आपको नजर आ रहा है, इसको करने का एक और तरीका हम यूज ले सकते थे। और वो तरीका हम क्या यूज ले सकते थे, ध्यान दीजिए कि एक तरीका और मैं यहाँ पे ऐसे ले सकता था कि जैसे पूरा एक्स में डिटरमिनेंट दे रखा है, तो मैं एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूँ, जीरो। तो एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो 1 1 - 2, 0 0 एंड -3, और 3 -1 और -1, इधर कितना आएगा, a इंटू जीरो प्लस सी। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो बेटा, माइनस प्लस माइनस, माइनस ऑफ -3, किसको छोड़ा, किसको छोड़ा, तो -1 -3 बराबर बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -12 आ गई। एक्स की वैल्यू पुट कर दो। अब आप कहोगे सर ये तो निकला ही नहीं, कोई बात नहीं, एक वैल्यू और पुट कर दो बेटा, एक वैल्यू और पुट कर दो, तो a प्लस बी बन जाएगा। यहाँ पे b आपको पता है, a निकल जाएगा। 1 डाल दोगे तो कितना होगा, 3 2 -1 5 3 0 और 6 1। अब इसको एक्सपेंड करो इसकी जगह। क्लियर है दोनों, यस और नो बोलना, अगला सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं आपको ये अलग अलग टाइप के ऑपरेशन इसलिए सिखा रहा हूँ कि लगभग हर तरह का ऑपरेशन आपके क्लास नोट की कॉपी में आ जाए। अब जब आप शीट वगैरह में सवाल देखेंगे तो इससे मिलते जुलते ही ऑपरेशन आपको मिलेंगे, शीट या डीपीपी या पेपर में इससे मिलते जुलते ही ऑपरेशन मिलेंगे आपको। तो जितने भी टाइप के डिफरेंट ऑपरेशन बनते हैं वो लगभग लगभग अपन इसमें कर रहे हैं। कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो बेटा, 0 1 2 -1। जीरो इसलिए पुट करी क्योंकि जीरो पुट करते ही कैलकुलेशन एकदम आसान बन गई थी, है ना। कोई सी वैल्यू पुट करनी तो अपनी आर्बिट्री वैल्यू या कोई सी पुट कर दो जिससे कैलकुलेशन आपको आसान दिख जाए, है ना। उसमें कोई सोचना थोड़ी ना। अब रखने को तो मैं एक्स की वैल्यू 5000 भी रख सकता हूँ, लेकिन अब इतना तो कॉमन सेंस भगवान ने दिया है कि 5000 वैल्यू रख के अगर कैलकुलेट करूंगा तो फिर तो अच्छा है कि मैं ऑपरेशन ही लगा के सोल्व कर लूंगा, है ना। तो ठीक है, अब क्या बोलने फिर उसके लिए। भाई इसका तो यही जवाब है, भाई 0 और 1 क्यों पुट किया, भाई इससे कैलकुलेशन आसान दिख रही थी। तुम 5000 और 50,000 पुट कर लो और दिन भर लगा के सोल्व कर लो यार, और क्या बोले बताओ। चलो अगला सवाल लिखो, प्रूव दैट, ये भी अच्छा सवाल है। प्रूव दैट a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, फिर b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3, c1 प्लस a1, c2 प्लस a2, c3 प्लस a3। इस डिटरमिनेंट की प्रूव दैट इक्वल्स टू है ट्वाइस ऑफ a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। मान लो ये प्रूव करना है ना। अब समझना, दो तरीके से इसको समझाता हूँ, है ना। ये डिटरमिनेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसको समझो कि मैं इसको दो तरीके से समझाता हूँ। क्वेश्चन लिखे बोलो, दो तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। क्वेश्चन लिखे फटाफट डन बोले, और फिर मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। है ना। एक बच्चे ने अपना नाम लिख रखा है, अब है कि नहीं वो बच्चा, अमर है हम, अमर है हम, ऐसा नाम लिख रखा है। क्या वो बच्चा भी ग्रुप में अमर है हम? लेके चला गया, हमारे तो फिर अब सब ऊपर से ही जाएगा तुम्हारे, क्योंकि भगवान भी तो देख रहा है। वो कह रहा है कि मैंने धरती पे किसी को अमर बनाया ही नहीं, ये खुद ही अमर है, तो फिर जाने दो सब ऊपर से, नीचे से क्यों जाएगा, समझ में कहाँ से आएगा, है ना। तो ऐसे ही है यार, अब क्या करें बताओ।
क्या चलो, अब इस पे ध्यान देते हैं, ऑपरेशन को समझते हैं। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हमारे पास है। नहीं नहीं, नाम अमर होगा वो अलग बात है, लेकिन अमर के आगे जो लिख रखा है अमर है हम, अब सरनेम है हम तो होगा नहीं, है ना। नाम अमर हो सकता है, पर नाम अमर है हम, तो जब अमर है तो ऊपर से ही आएगा सबके, पकड़ में कहाँ से आएगा, है ना। चलो, अब इस सवाल पे ध्यान दो, इसको करने के दो तरीके समझाता हूँ, है ना। इसको करने के, अच्छा, अब ऐसा करता हूँ कि सब लोग अपने अपने ज्यादा विचार देने लग गए हैं, तो चलो अब ध्यान दो। देखो, एक तरीका तो मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ, समझना, जैसे मुझे प्रूव करना है तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मैंने इसकी क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे दो डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, है ना। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक बार में एक ही रो या कॉलम को ब्रेक कर सकता हूँ। मैं एक बार में क्या कर सकता हूँ बेटा, एक ही रो या कॉलम को ब्रेक कर सकता हूँ, एक साथ दो रो या कॉलम को ब्रेक नहीं कर सकते, समझ लो। तो जैसे मैंने दो रो तो दो कॉलम तो ऐसे चीज रख लिए, फिर मेरा मन नहीं भरा, मैंने इसको और ब्रेक कर लिया बेटा, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। अब इस वाले कॉलम को ब्रेक करूंगा, तो B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, C1, C2, C3, और थर्ड कॉलम में भी C1, C2, C3। लिख लेना बेटा इसको, है ना, लिखते जाना मेरे साथ, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, फिर B1, B2, B3, इस वाले थर्ड वाले को A1, A2, A3, और इधर A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, C1, C2, C3, और A1, A2, A3, है ना। ये डिटरमिनेंट बना दिए मैंने बहुत सारे। समझो मैंने क्या किया, एक के दो किए, दो के चार कर दिए, और अभी अगले स्टेप में चार के आठ करने वाला हूँ, अभी अगले स्टेप में चार के आठ करने वाला हूँ। ब्रेक कैसे किया, ब्रेक बहुत आसान है। पहले मैंने इस वाले कॉलम को ब्रेक किया, तो देखो ये दोनों जगह आ गया, ये वाला कॉलम ब्रेक हो गया, बाकी दो एज इट इज रखे। फिर मैंने इस वाले कॉलम को ब्रेक किया, किस वाले कॉलम को, अब इस वाले को ब्रेक कर रहा हूँ, तो इस वाले को ब्रेक किया तो एक जगह ये ले लिया, एक जगह ये ले लिया, बाकी देखो दोनों सेम है। और इसमें यहाँ वाले को ब्रेक कर दिया, तो एक जगह ये डाल दिया, एक जगह ये डाल दिया। ऐसा तो पढ़ा था अपन ने, ऐसा तो पढ़ा था, ये ब्रेक कर दिया मैंने। यस और नो बताओ जल्दी से, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हालांकि अभी मैं इसके आसान मेथड पे भी जाऊंगा, बट क्या ऐसे मैं कर सकता हूँ, यस, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। और अब फिर एक के दो बनाए, दो के चार बनाए, और चार के कितने बनाने जा रहा हूँ मैं, आठ। 1 2 का 4, और 4 2 का 1, है ना, 1 2 का 4। और ऐसे आप चाहो तो 4 2 का 1 भी कर सकते हो, है ना। तो ये एक तरह से 1 2 का 4, एक के दो बनाए, दो के चार बनाए, और चार के आठ करने वाला हूँ। अब देखो चार के आठ होने वाले हैं, तो ध्यान से समझना, चार के आठ होने वाले हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, और B1 B2 B3, ये वाला B1 B2, और एक बनेगा C1 C2 C3। फिर इसके दो होंगे तो ये B1 B2 B3 आएगा, फिर B1 B2 B3 आएगा, और ये C1 C2 C3 आएगा। ऐसे दो दो बनते जाएंगे। तो जैसे ही तुम दो दो बनाओगे, तुम देखोगे कि इसमें 6 डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएंगे। अच्छा, ये तो ऑलरेडी जीरो दिख ही रहा है, तुम्हें इसके बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे इनको सबके दो दो डिटर्मिनेंट बनाओगे, तो जो 6 डिटर्मिनेंट मतलब वो जीरो हो जाएंगे, और सिर्फ दो डिटर्मिनेंट बचेंगे जो फाइनली ऐड होके आपको ये बना देंगे A1 A2 A3,
और B1 B2 B3 और C1 C2 तो फाइनली ऐड होके ये बना देंगे। तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 सारे जीरो होंगे और ये वाले दो बचेंगे। देखो मैं बता भी सकता हूँ कहाँ पे बचेंगे, है ना, ध्यान से समझो। जैसे ये तो आपका बचे गया, 2 गया, ये जीरो हो गया। अब इसमें देखना, जब आप A1 A2 A3 को ब्रेक करोगे तो जीरो हो जाएगा, B1 B2 B3 को ब्रेक करोगे तो इससे भी दोनों जीरो बन जाएंगे, इसके भी दोनों जीरो बनेंगे। लास्ट वाले में देखना क्या होगा, A1 A2 A3 वाला तो जीरो हो जाएगा, लेकिन B1 B2 B3 वाला जो होगा वो जीरो नहीं होगा, तो एक वो बचेगा। तो एक इसमें से बचेगा, एक जीरो हो जाएगा, इसके दोनों जीरो हो जाएंगे, ये ऑलरेडी जीरो हो गया, तो A1 के ट्वाइस A1 B1 C1 हो जाएगा, है ना, ये A1 B1 जीरो। तो जैसे आप 8 लिखोगे, लिखना पड़ेगा बेटा, है ना, हाथ पांव पेन चलाना पड़ेगा, है ना। तो पेन चलाओगे तो आपको दिखेगा, जैसे ब्रेक होंगे तो 6 इसमें बचेंगे, 2 जीरो जाएंगे, है ना। तो इसको ब्रेक करोगे तब दिखेगा, है ना, सिर्फ बातें करने से किसी को नहीं दिखेगा। एक आध बच्चा चाह रहा है कि बस वो बातें करके ही इसको जीरो देख ले, तो वो नहीं होगा बेटा, है ना। ठीक है, ऐड भी तो कर सकते हैं ना, इसको वापस ऐड नहीं कर सकते क्या? ये दो रो सेम है, दो रो सेम है, थर्ड वाले को ऐड कर दो, थर्ड वाले को ऐड कर दो। यही तो सीखा था अपन ने, यही तो सीखा था। एक रो या कॉलम में अगर दो रो या कॉलम को सेम रखो तो तीसरी रो या कॉलम के एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा पढ़ा है इसका। अब तुम देख रहे हो कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब इसको थोड़ा सा आसान भी हम बना सकते थे, तो मैं अब एक दूसरा मेथड कराता हूँ उसके लिए। हाँ बिल्कुल, इसमें टाइम लगेगा, इसे ये तो मैंने तुम्हें सीखने के लिए बताया है ना, कि देखो सोचने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है ना, सोचने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये सवाल तुम्हें कराया है ना, कि सोचने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसको एक आसान तरीके से मैं करता, तो कैसे करता वो समझो। इसको एक आसान तरीके से मुझे करना होता तो मैं कैसे करता वो समझो। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वही ये भी एक फेमस ऑपरेशन में से एक है कि आप किसी भी एक रो या कॉलम को बाकी दो में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो अभी अपन ने लगाया था। ये भी एक स्पेशल ऑपरेशन होता है। तो मैं फिर वही मेरा वाला ऑपरेशन लगाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि C1 में पहले कॉलम में C2 प्लस C3 कर देता हूँ। ये ऑपरेशन भी कई बार काम में आता है, ये जितने भी फेमस ऑपरेशन है वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, है ना। अब जनरली इसके बाद सवालों में इसी तरह के ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, मतलब इन दोनों को जोड़ के मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो क्या बनेगा, अगर इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो B1 हट जाएगा, माइनस के 2C1 माइनस के 2C2 माइनस के 2C3, ये हो जाएगा B1 प्लस C1, ये हो जाएगा B2 प्लस C2, ये हो जाएगा B3 प्लस C3, ये हो जाएगा C1 प्लस A1, ये हो जाएगा C2 प्लस A2, ये हो जाएगा C3 प्लस A3, ये हो गया। अब ये जो -2 आया बेटा, इस -2 को तो मैं बाहर ले सकता हूँ, किसी भी रो या कॉलम से अपन कॉमन ले सकते हैं, यस और नो। हाँ ये मेथड 2 ही है, बिल्कुल इसके आगे मेथड 2 लिख लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात की, मेथड 2 लिख लिया अपन ने इसके आगे। तो मैंने क्या एक ऑपरेशन लगा दिया C1 में, C1 माइनस C2 प्लस C3, तो ये -2 बना, तो -2 भी मैंने बाहर ले लिया, है ना, -2 हट गया है। अब देखो, अब मैं क्या इस कॉलम को बाकी दो में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो अगेन मैंने अब क्या ऑपरेशन लगा देना है, मैंने C2 में ऑपरेशन लगा दिया C2 माइनस C1 और C3 में लगा दिया C3 माइनस C1। तो जैसे ही ऑपरेशन मैंने लगाया, -2 तो मेरे बाहर था, ये C1 C2 C3 था, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे B1 B2 B3 बच गया, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा यहाँ पे A1 A2 A3 बच गया। अब ये माइनस कैसे हटेगा, इन दोनों रो कॉलम को इंटरचेंज कर दूं मैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2। आगे बेटा देखो कितना बढ़िया फिनिशिंग से है, कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं करना पड़ा और ये प्रूव हो गया। एक ये ऑपरेशन लगाया, यहाँ से C1 C2 C3 बन गया, और इस C1 C2 C3 को आपने दोनों कॉलम में से क्या कर दिया, सबसे। तो ये जो जैसे मैंने लगाया ना, ये फेमस ऑपरेशन है, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ये भी एक फेमस ऑपरेशन। चलिए इसको लिख के डन करिए, एक आध दो और सवाल करेंगे।
हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इफ A1, A2, A3 are in AP, then find value of AP, then find value of, एक वैल्यू निकालनी है बेटा, किसकी वैल्यू निकालनी है? A1 माइनस एक्स, A2 माइनस एक्स, A3 माइनस एक्स, A4 माइनस एक्स, A5 माइनस एक्स और A6 माइनस एक्स, A7 माइनस एक्स, A7 माइनस एक्स, A8 माइनस एक्स और A9 माइनस एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A1 माइनस एक्स, A2 माइनस एक्स, A3 माइनस एक्स, 4 5 6 7 8 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ABCD, A1 A2 A3 किसमें है? AP में। हो गया बेटा? कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा सवाल है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखिए ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, कुछ भी लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए R2 में आपने लगाया R2 माइनस R1 और R3 में आपने लगाया R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन लगा दिया। तो वो कहने का मतलब है आपने R1 को बाकी दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, R1 को बाकी दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये A4 माइनस A1, A5 माइनस A2, A6 माइनस A3, यहाँ कितना बचेगा? A7 माइनस A1, A8 माइनस A2 और A9 माइनस A3। अब ये AP में है बेटा, ये किसमें है? AP में। और अगर ये AP में है तो A4 में से A1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3D। A5 में से A2 जाएगा तो 3D और यहाँ पे कितना बचेगा? 3D। और यहाँ कितना बचेगा? 6D, 6D और 6D। दोनों कॉलम सेम आ जाएंगे, जीरो आ जाएगी। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो दोनों रो क्या हो जाएगी? सेम। 2 कॉमन लेते ही दोनों रो सेम और दोनों रो सेम, तो वैल्यू कितनी रहेगी? सेम।
टू कॉमन लेते ही तो दोनों रो सेम, और दोनों रो सेम तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्लियर है? कॉमन लेते ही दोनों रो सेम आ जाएगी बेटा, और दोनों रो सेम आ जाएगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, कॉलम में भी लगा के देखो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप खुद से ये सब चीजें ऑब्जर्व करोगे, भाई आपको लग रहा है क्या मैं कॉलम में लगा सकता था, कॉलम में लगा के देखो। आप जब समय दोगे ना, खुद से लगा के देखोगे चीजों को, तो अपने आप ज्यादा समझ में आएगी, है ना? इसको समय दोगे, खुद से लगा के देखोगे, तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। एक सवाल और करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस सी, ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी, और सी इक्वल टू है 0। देन 4 ऑप्शन है। अब देखो, एक और ऑपरेशन में यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं सवाल में, देखो ये ए है, ये बी है, ए अल्फा प्लस बी, बी सी बी अल्फा प्लस सी, ऐसे यहाँ पे भी है, ए बी तो ए अल्फा प्लस बी, बी सी तो बी अल्फा प्लस सी। तो एक ऑपरेशन जो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ किसी भी रो या कॉलम में, तो मान लीजिए मैं R3 में एक ऑपरेशन लगाता हूँ, R3 माइनस ए अल्फा, इसको 0 0 बनाना चाहता हूँ मैं। तो इसको 0 0 बनाना चाहता हूँ, इसका मतलब R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? अल्फा से। और देखो बी तो डायरेक्ट कम होना चाहिए, और ये अल्फा से मल्टीप्लाई होकर कम दिख भी रहा है ना आपको, देखो ए अल्फा बी अल्फा, तो ये अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तभी कम होगा, ये डायरेक्ट कम होगा। तो आप जैसे ही ऑपरेशन लगाओगे, डिटरमिनेंट की स्थिति क्या होने वाली है? ए बी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस टू, 0 0। यहाँ क्या हो जाएगा वो समझे। सी माइनस, इसको तो अल्फा से मल्टीप्लाई किया है, ए अल्फा प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस। अब ऑब्वियसली दो 0 आ गए तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो इसी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ये सी माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस माइनस सी इंटू, इसको छोड़ा तो ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू। तो अब देख लो, सी से सी तो कैंसिल हो ही गया इसमें, तो या तो ए सी माइनस बी स्क्वायर 0, और या तो फिर माइनस के ए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बी अल्फा बराबर बी स्क्वायर बराबर ए सी। एक तो ये ऑप्शन आ जाएगा, और एक यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? माइनस के 2b/8। एक ही ऑप्शन, इस तरह का भी एक ऑपरेशन बन जाता है। तो क्वेश्चन से नजर आता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देखोगे ये ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी सी, तो ये कहीं ना कहीं ए बी, तो ए अल्फा बी अल्फा है, और ये बी, ये सी। क्योंकि आप देखो ना, अगर दो जगह 0 बन गए तो आपको एक्सपेंड करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करो कि अगर कुछ एक आध ऑपरेशन से दो जगह 0 बन रहे हैं, तो मैं फटाफट उसका यूज करूँ। अगर दो जगह 0 बन रहे हैं तो हम फटाफट उसका क्या करें? यूज करें, कोशिश यही करनी चाहिए इसमें। अब यहाँ तक में कोई डाउट दे रहा हो तो बताओ फिर।
आज इतना ही रहने दो, ज्यादा हो गया। आज ऑपरेशन ऑपरेशन वाले साथ है ना, हाँ ऑपरेशन ऑपरेशन वाले ज्यादा सवाल थे। चलिए कोई बात नहीं। नए ऑपरेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा आपको। ये जितने ऑपरेशन मैंने कराया ना, 90% केसेस में यही ऑपरेशन लगे। अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, आप टेंशन क्यों लेते हो, अभी अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, मैं तो बस ये गारंटी ले सकता हूँ कि सबसे ज्यादा अच्छे से आप लोग ऑपरेशन लगा पाएंगे, है ना। जितने भी जने पीफेस में पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छे से आप ऑपरेशन लगा पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ, है ना। बस ये है, सबसे अच्छा आप लगा पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है ना। अब अगर बाकी 50% लगा पाएंगे तो आप 60% लगा पाओगे, है ना, ये मैं कह सकता हूँ, है ना। बस बाकियों से ज्यादा लगा पाओगे, इसमें कोई शक नहीं है ना, क्योंकि अपन सारे ऑपरेशन एक साथ पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अपन औरों से बेहतर इसको कर सकते हैं। एक सवाल और अपन करेंगे, एक सवाल और करेंगे। इफ dr इक्वल टू है, dr इक्वल टू है 1r r स्क्वायर, 1r r स्क्वायर एक्स वाई जेड एन 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 प्लस वन बाई टू और एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। देन फाइंड summation of r equals to 1 to n dr। then find summation of r equals to 1 to n dr। इस चीज को थोड़ा सा समझे, है ना, इस चीज को थोड़ा सा समझे। कैसे समझे, ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ होता है ना, समेशन से रिलेटेड एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, पहले मैं थोड़ा सा उसको समझाता हूँ कि, या एक्चुअली इसको मैं चलो रो में लिख देता हूँ। अगर ये ऐसे लिखा हुआ था, समझना मेरी बात को, 1 1 1, इस समेशन का मतलब क्या होगा, इस समेशन का मतलब होगा कि आप इस तरह का टर्म है ये, मतलब मैं इसको लिखता हूँ समेशन r इक्वल टू 1 to n dr। तो इसका मतलब क्या होगा, d1 होगा, d2 होगा, d3 होगा, d4 होगा, अप टू dn होगा। d1 का मतलब क्या होगा, 1 1 1 x y z और n n n प्लस वन बाई टू। और d2 का मतलब क्या होगा, 1 2 2 स्क्वायर होगा, तो ये 1 1 1 स्क्वायर है तो 1 2 2 स्क्वायर होगा। फिर ये एक्स वाई जेड होगा और ये एन 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 प्लस वन बाई टू। और ये d3 का मतलब क्या होगा, 1 3 3 का स्क्वायर होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, आप देख रहे हो बाकी दो कॉलम तो सेम रहेंगे, बाकी दो कॉलम तो सेम रहेंगे, केवल एक ही कॉलम में चेंज हो रहा है। तो हमने बोला था कि अगर बाकी दो कॉलम सेम रह रहे हैं, एक ही कॉलम में सेम है, तो इस कॉलम को मैं अंदर ऐड कर सकता हूँ। कैसे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक हो जाएगा एन। और ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके कहां तक हो जाएगा एन स्क्वायर। बाकी दो कॉलम एज इट इज है, एक्स वाई जेड और एन 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 प्लस वन बाई टू और एन एन प्लस वन एन टू एन प्लस वन। ये स्टेप समझ में आई नहीं, इससे बात है भाई, ये अलग अलग है ना, तो बाकी दो कॉलम सेम है तो तीसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, या बाकी दो रो सेम है तो तीसरी रो को ऐड कर सकते हैं, है ना। तीसरी रो को क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। अब इसका सम अपन जानते हैं कितना होता है, इसका सम तो अपन जानते हैं क्या होता है। ये अगर n टाइम्स ऐड करेंगे अपन,
ये अगर n टाइम्स ऐड करेंगे अपन तो आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा, ये n हो जाएगा। ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम बन गया और ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम बन गया। जीरो आ गई है। पहली टर्म में 1 1 1 1 2 2 स्क्वायर, इसमें 1 3 3 स्क्वायर, तो लास्ट वाले में 1 n और n स्क्वायर आएगा ना। n वाला भी तो लिखो लास्ट में, तो जब आप लास्ट में लिखोगे तो उसमें 1 n और n स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसमें 1 1 1 n टाइम्स जुड़ा है इसलिए n आया। ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम है, ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। अब देखो यहाँ जो बात सीखने वाली है वो ये है कि आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी कि भाई आप ये सारे डिफाइन करते हैं। आप एक चीज समझे इसमें, आप अगर इसको शॉर्ट में समझना चाहते हैं, ये नीचे वाला लिख लिया ना आपने, नीचे वाला तो लिख लिया होगा ना, ये इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप इसको डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि जैसे आपको ये समेशन निकालना है, ये आपको समेशन निकालना है ना, ये समेशन निकालना है, किसका निकालना है, 1r और r स्क्वायर x y z समेशन r निकालना है, और n प्लस 1/2 और n प्लस 1 2n प्लस 1/3। तो आप ये ध्यान रखें, आप ये ध्यान रखें, आप इसको ऐसे करें बेटा, वैसे ना करें पूरा डिफाइन करके, कि अगर समेशन से रिलेटेड टर्म एक रो या कॉलम में है, इस समेशन रिलेटेड टर्म प्रेजेंट इन वन रो और कॉलम, तो ये समेशन का साइन अंदर चला जाता है, इस समेशन का साइन कहाँ चला जाएगा, अंदर, एक रो या कॉलम। लेकिन कब जाएगा बेटा, जब समेशन रिलेटेड टर्म क्या हो, एक रो या कॉलम में। अगर समेशन रिलेटेड टर्म एक रो या कॉलम में है तो समेशन का साइन अंदर जाएगा। समेशन रिलेटेड टर्म एक रो या कॉलम में है तो समेशन का साइन अंदर जा सकता है। अब तो आप समझ में आ ही गया, ये और ये सेम हो गया तो ये लीजिए समेशन 1 समेशन r। लेकिन मेरी बात को ध्यान देना, जब समेशन रिलेटेड टर्म प्रेजेंट इन ओनली वन रो और कॉलम, अगर जैसे एक r की टर्म यहाँ होती है, एक r की टर्म यहाँ होती है, एक r की टर्म यहाँ होती, तो पहले एक्सपेंड करते फिर समेशन लेते। तो आप इसको लिख लो, फिर मैं नीचे लैंग्वेज में लिखा भी देता हूँ। पहले आप इसको लिख लो, फिर नीचे लैंग्वेज में इसको हम लिख देते हैं। तो ये लिख के डन बोलो, फिर मैं नीचे लैंग्वेज में लिखा देता हूँ इसको। ये समेशन का साइन अंदर चला जाता है, लेकिन कब, तो नीचे लिखो, पॉसिबल ओनली व्हेन टर्म रिलेटेड टू समेशन, पॉसिबल ओनली व्हेन टर्म रिलेटेड टू समेशन प्रेजेंट इन ओनली वन रो और कॉलम, पॉसिबल ओनली व्हेन टर्म रिलेटेड टू समेशन प्रेजेंट इन ओनली वन रो और कॉलम, possible only when term related to summation present in only one row or column, possible only when term related to summation, term related to summation, summation r से related term related to summation present in only one row or column, only one row or column, एक रो या कॉलम है, term related to summation present in only one row or column, term related to summation present in only one row or column, है ना। फिर नीचे लिखो, if summation related term present in more than one row or column, if summation related term present in more than one row or column, if summation related term present in more than one row or column, if summation related term present in more than one row or column, if summation related term present in more than one row or column, more than one row or column, then first expand, then first expand, then first expand, then use summation, first expand, then use summation, first expand, then use summation, first expand, then use summation।
फर्स्ट एक्सपेंड देन यूज समेशन। जैसे ये वाला सवाल देख लेना, इस सवाल में क्या है आप देख रहे हो, यहाँ पे एक तो फर्स्ट रो में कॉलम में भी और थर्ड कॉलम में भी आ, तीनों आ रहे एक ही रो या कॉलम में नहीं है, अलग अलग में। तो अब आप पहले इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे फिर समेशन। अब समेशन का साइन अंदर नहीं जाएगा, आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो। तो अगर समेशन रिलेटेड टर्म एक रो या कॉलम में है तो समेशन अंदर चला जाएगा और आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और अगर एक से ज्यादा रो या कॉलम में है फिर समेशन अंदर नहीं जाएगा, पहले आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो बाद में समेशन। यस और नो बोले एक बार फटाफट। होमवर्क में लिखिए, आपको एनसीईआरटी में करना है 4.2 एंड 4.3 और शीट में करना है आपको शीट में एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 9। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 9। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट है ना, एक्सरसाइज 2। ये तो शीट में एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 9 और ये एनसीईआरटी में है 4.2 4.3। तो कल ये डिस्कस करेंगे और एक डीपीपी भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये थोड़ा मैंने एक्सरसाइज 2 के दे दिया, एनसीईआरटी की थोड़ा आसान आसान सवाल है ना। नहीं सेक्शन बी से कल इकट्ठा देंगे। पहले ये आप प्रॉपर्टी के आसान आसान सवाल एनसीईआरटी से बना लो, फिर आप देखोगे जैसे अगर आप एनसीईआरटी ईमानदारी से बना लोगे ना तो आपका सेक्शन बी हो ही जाएगा अपने आप चीज का अपना, अगर इसको ईमानदारी से बनाया। और इसको ईमानदारी से नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये होमवर्क डिस्कस करेंगे अपन कल, ठीक है। ओके बाय, फिर कल मिलते हैं बेटा। और कल एक डीपीपी भी करा दूंगा इसके साथ, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, तो कल एक, है ना, कल एक डीपीपी भी करा देंगे। हाँ 20 ले लेंगे, मेंस वाली शायद 20 ले लेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, मीटिंग क्लोज करता हूँ, कल मिलते हैं।